हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी तक जितने भी सॉल्यूशन के हमने लेक्चर डाल चुके हैं, तो शायद 7 लेक्चर डल चुके हैं और जो लेटेस्ट लेक्चर डला है वो राउल्ट्स लॉ का था। तो आई होप राउल्ट्स लॉ को अच्छे से सबने पढ़ लिया होगा, उसकी टर्मिनोलॉजीज अब सब लोगों ने समझ ली होगी और कैसे उसकी वर्किंग चलती है, किस हिसाब से वो एग्जीक्यूट करना है लॉ, अब सब कुछ क्लियर होगा। तो कल का लेक्चर क्या होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता क्योंकि एक साथ इतना लंबा लेक्चर देखने में आपको दिक्कतें ना हो, तो इसीलिए न्यूमेरिकल कल मैंने सॉल्व नहीं कराए थे। तो जो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस है वो आज हम करेंगे और फिर चैप्टर को आगे लेके बढ़ेंगे। तो चलिए सीधा न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल देखें, आइए क्या होगा अपना। सो न्यूमेरिकल आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, द टोटल वेपर प्रेशर, total vapor pressure of solution is, और वो इस तरीके से दे रखा है that P total is equals to 120 मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस 240। बेटा कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है और हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट पहले तो स्टैंडर्ड या प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ये कैलकुलेट करो। सेकंड हमसे बोला है कैलकुलेट करने को व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन टोटल वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली। तो बेटा इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से गौर फरमा लो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि आपको टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे स्टैंडर्ड प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड ए और बी पूछा है, और दूसरा यही जो टोटल वेपर प्रेशर है ये इस लिक्विड ए और बी के लिए कब मैक्सिमम होगा और कितना मिनिमम होगा ये हमको बताना है। तो मैंने कहा चलिए आइए स्टार्ट करें। तो अगर आप पी टोटल की इक्वेशन पे नजर डालोगे तो आप सबको क्या करना है भाई, आपका जहां पे भी क्वेश्चन दे रखा है पेपर में, आप इक्वेशन जहां पे भी सॉल्यूशन करोगे इक्वेशन लिखो। जैसे आप इक्वेशन पे नजर डालोगे आपको क्या दिखेगा कि यार ये जो इक्वेशन है ये एक सिंगल मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में है कि नहीं है। तो मैं क्यों ना इसकी एक जनरल जो इसकी इक्वेशन होती है सिंगल मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, जिसके अंदर पी नॉट ए पी बी नॉट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके साथ एक इसकी जनरल क्या लिख दूं इक्वेशन और फिर कंपैरिजन कर लूं, तो शायद मेरे को रिलेटेबली चीजें मिलेंगी। तो मैंने कहा कैसे लिखते हैं, अब ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है तो आगे लगाओ ब्रैकेट, पीछे लगाओ प्लस, ब्रैकेट के अंदर ए का कॉम्पोनेंट आएगा तो पी नॉट है, उसमें से बी का कंपोनेंट पी नॉट बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर भी पी बी नॉट ही आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन को अगर आप क्या करोगे, कंपेयर अच्छे से करोगे तो आपको क्लियरली यहां से पता चलेगा कि जो पी बी नॉट है वो कितना है, 240 है कि नहीं है। और अगर आप ऐसे देखोगे पी नॉट ए माइनस पी बी नॉट, इसकी वैल्यू 120 दे रखी है और पी बी नॉट को जैसे मैं इधर भेज दूंगा तो पी नॉट ए क्या हो जाएगा 120 प्लस पी बी नॉट, और 120 और पी बी नॉट की वैल्यू हमने 240 देखी तो कितना आ गया 360 mmHg आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। पी बी नॉट कितना आया था 240 mmHg और पी ए नॉट कितना आ गया 360 mmHg आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो आपने तुरंत 2 सेकेंड 30 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, 2 सेकंड में अच्छे से क्वेश्चन को समझा, 30 सेकंड में पूरा विद स्टेप न्यूमेरिकल करके पटक दिया कि नहीं पटक दिया। अब आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि कॉम्पोजिशन बताओ आपके लिक्विड ए और बी की उस वक्त जब एक बार टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो, एक बार मिनिमम। तो मैंने कहा एक चीज देखो बेटा, हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था और वो जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हमने पढ़ा था उसको हमने इस तरीके से कुछ प्लॉट किया था, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया था, उसको कुछ प्लॉट किया था, जहां पे इसको हम बोलते थे P1 नॉट, इसको हम बोलते थे P2 नॉट, x1 की वैल्यू 1 बोलते थे, x2 की वैल्यू 1 बोलते थे। ये सॉल्यूट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है,
अगर मैं P2 नॉट की नज़र से देखूंगा तो सॉल्वेंट का डिक्रीज हो रहा है, और बीच वाला पोर्शन टोटल वेपर प्रेशर होता था कि नहीं होता था, यही हमने पढ़ा था। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे भी क्या दिख रहा है, P टोटल मैक्सिमम है, और आपको इधर क्या दिख रहा है, P टोटल मिनिमम है। तो हमारे दिमाग में ना एक इमेजिनेशन बैठ जाती है कि सॉल्वेंट का हमेशा P टोटल जब भी मैक्सिमम होगा तो सॉल्वेंट ही होगा सारा का सारा, और जो सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट जो कॉम्पोजिशन होता है वही टोटल वेपर प्रेशर जब मैक्सिमम होगा वही कॉम्पोजिशन उसका आंसर बन जाएगा, और मिनिमम के केस में सॉल्यूट का कॉम्पोजिशन जो होगा प्योर स्टेट का वो आंसर होगा। पर मैंने कहा नहीं, ये तो हमने एक अपने मन मुताबिक हम ये हमेशा मान लेते हैं कि सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट तो हमेशा ज्यादा होगा ही होगा, तो इस वजह से हमने इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। बट एक्चुअली ग्राफ तो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे ही बना होगा, तो अगर वो डाटा आप ये वाला डाटा पिक करोगे और लिक्विड ए और बी का बनाओगे तो आपका कैसे बनेगा, पी नॉट ए, ठीक है, और पी नॉट बी का ऐसे कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पी नॉट ए की जो वैल्यू है वो 360 है और पी बी नॉट की कितनी है, 240। और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से इसके लिए प्लॉट होगा कि नहीं होगा। तो इधर क्या हो गया, एक्स ए की वैल्यू 1 और एक्स बी की वैल्यू 0, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स बी की वैल्यू 1 और एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक्स ए एक्स बी में मोल फ्रैक्शन को बोल रहा हूँ, काई भी बोलने से बेटर है एक्स ए एक्स बी, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरीके से अगर मैं गिवन डाटा से राउल्ट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, पी नॉट ए पे टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम जाएगा कि नहीं जाएगा। जब सिर्फ पी नॉट हो, इस पॉइंट पे टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा और कॉम्पोजिशन उस वक्त क्या है, एक्स ए 1 एक्स बी 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर मेरा क्या बन जाएगा कि पी टोटल मैक्सिमम हो तो उस वक्त मेरे पास मोल फ्रैक्शन का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, एक्स ए की वैल्यू 1 और एक्स बी की वैल्यू 0, या मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी 0। और पी टोटल मिनिमम किधर हो जाएगा बेटा, पी टोटल मिनिमम कहां पर होगा, पी बी नॉट पर होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी 1 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए 0 हो जाएगा। तो आप देखो मैंने अच्छी तरीके से ग्राफिकल कंपैरिजन भी लेके स्टेप बाय स्टेप लेके आपको पूरा न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखा दिया है। अप्रोच कैसे लगानी है, क्वेश्चन को समझना कैसे, हर एक चीज यहाँ पे आपको बता दी गई है। तो एक बार अच्छे से पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो पूरे अच्छे से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है बच्चा, अच्छे से देख लो इसको। चलो देख लिया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पूरा अच्छी तरीके से हटा देते हैं। तो बच्चों वैसे तो मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी आप पढ़ रहे होंगे आपको हर एक चीज इन डेप्थ समझ में आ रही होगी। ठीक है, बाकी जो भी नहीं समझ में आए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना वीडियो का, उसमें मुझसे कांटेक्ट करने का हर तरीका आपको दे रखा है। तो आप जैसे आपको सूटेबल लगे आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q, of two liquid P and Q are 80 and 60 torr, are 80 and 60 torr respectively. ठीक है, the total pressure of solution, the total vapor pressure of solution obtained by mixing, solution obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q would be 3 mole of P and 2 moles of Q would be। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्या दे रखा है कि आपके पास दो लिक्विड हैं P and Q, दोनों का 80 और 60 टॉर रेस्पेक्टिवली आपको वेपर प्रेशर दिया है।
इन दोनों को अगर आप मिक्स कर देते हो तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो आपको बताना है। और मिक्स किस रेशियो में कर रहे हो कि P के तो 3 मोल है और Q के 2 मोल है। तो बताओ आंसर क्या होगा। तो एक बार आप खुद से 2 मिनट लगाओ, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है। 2 मिनट तो अपन फ्लुएंटली बोल देते हैं, 2 मिनट लगाना मत, असली में मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 30 सेकंड का। तो 30 सेकंड्स अच्छे से इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। करो बेटा। चलो सब लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छे से, चलो तो आप लोग भी ट्राई करते रहो और मैं भी यहां पे आपके सामने करता हूं। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा है भैया कि मुझे पी टोटल निकालना है। तो मैंने कहा जो लिक्विड ए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में लगा रहा है और जो बी लिक्विड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में लगा रहा है, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा मुझे ए और बी का डायरेक्ट तो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब पी ए और पी बी ढूंढना मेरा पहला टास्क है। तो मैंने कहा पी ए कैसे निकलेगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी कैसे निकलेगा, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो ये जो 80 और 60 आपको दिए हैं ये इनकी रेस्पेक्टिवली वेपर प्रेशर है, मतलब इनकी प्योर स्टेट की वेपर प्रेशर हो गई। तो इसका मतलब आपको पी नॉट ए कितना है 80 और पी नॉट बी कितना है आपके पास 60। अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अरे भैया मोल्स का क्या है, मोल्स का बंटवारा मिक्सचर के अंदर, और उस बंटवारे के अंदर मुझे आंसर देना है ऐसे कि भैया सबके रेस्पेक्टिव मेरी हिस्सेदारी कितनी है। तो अगर पी के हिस्सेदारी पी और क्यू के मिक्सचर में देखी जाए वो क्या होगी, मोल्स ऑफ पी अपॉन मोल्स ऑफ पी प्लस मोल्स ऑफ क्यू, और ऐसे क्यू की हिस्सेदारी देखी जाए तो मोल्स ऑफ क्यू प्लस मोल्स ऑफ पी प्लस मोल्स ऑफ क्यू, यही तो मोल फ्रैक्शन होता है। तो यहां से क्या आ गया भैया 80 इंटू 3/5, यहां से कितना आ गया 60 इंटू 2/5। 5 में कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, 30 बचेगा 16। 5 में कितनी बार जाएगा 12 टाइम्स जाएगा, कितना बचा 24। तो ये क्या आ गया इधर से 48 टॉर, और इधर से कितना आ गया 24 टॉर, और पी टोटल 48 प्लस 24 72 टॉर। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। देखो आप खुद बताओ, मैंने कल भी कहा था मैं चाहता तो ये वैल्यू भी यहां रखता, इसको भी यहां रखता, एक ही साथ सारी वैल्यू सॉल्व करता। फिर आप खुद देखो ना इंडिविजुअली करने से सारी चीजें कितनी फटाफट यूज होती हैं। फिर मेरे पास सिर्फ ऐड करने का मसला रह गया, और एडिशन में अब इतनी गलती तो नहीं मैं मान सकता तुम लोग करोगे कि 48 को 24 को जोड़ के खुद 62 टिक करो, करके तो 72 ही आओगे, नहीं यहां गलती होने के चांसेस कम है। बट यही सारा काम काज एक साथ करना पड़ता तो मैं भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम में से मार खा जाए। आया समझ में, फटाफट से देखो जब तक मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट the composition, about the composition of the vapor, composition of the vapor over an ideal solution, over an ideal 1:1 molar mixture, 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct। तो बेटा एक स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बोल क्या रहा है कि किस, अगर मैं
1:1 मोलर मिक्सचर का बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर लेता हूं, तो बताओ जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने कहा अच्छा एक चीज और क्वेश्चन में दे रखी है। मैंने कहा बताओ हमें वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मतलब प्योर बेंजीन 12.8 किलो पास्कल और वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, टोल्यूइन क्या होता है बेंजीन रिंग पे CH3, वो कितना दे रखा है 3.85 किलो पास्कल ये दे रखा है। तो बताना बच्चों कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला, द वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, क्या ऐसा होगा। सेकेंड आपका है द वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, क्या ऐसा होगा। तीसरा है कि हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कि हम इस बात पे जजमेंट दे सकें, हमें ज्ञानी समझने के बजाय ज्ञानी समझा जा रहा है बच्चों, ज्ञानी समझने के बजाय ज्ञानी समझा जा रहा है कि तुम तो इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि तुम बता सको। मैंने कहा देखते हैं भैया। और तीसरा है द वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंट ऑफ बेंजीन। ये क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, ध्यान लगा के चलो। देखो 2 मिनट मिले आपको। चलो देखा, सोचा सब लोगों ने। आओ क्या बोल रहा है भैया, देखो 1:1 मोलर मिक्सचर है, मतलब दोनों का इक्वल अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है मिक्सचर बनाने में, ठीक है। अब दोनों को जब इक्वल अमाउंट मिक्सचर कर रखा है, बट वोलेटिलिटी पे कंट्रोल, तो वोलेटिलिटी तो सबकी अलग अलग होगी। और वो इस बात से प्रूफ हो रही है कि अगर बकेट में सिर्फ बेंजीन हो और अगर बकेट में सिर्फ टोल्यूइन हो, तो आप देखो आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर किसका, बेंजीन का ज्यादा है वेपर प्रेशर टोल्यूइन से। अब इस बात से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, वेपर प्रेशर क्या है, क्या है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भैया ये लिक्विड का सरफेस है, इस पे लगने वाला प्रेशर ही तो है। अब ऊपर एक हो पेन और मान लो एक 3 मार्कर का भार है, किस में प्रेशर ज्यादा रहेगा, जब 3 है कि जब 1। तो जब अगर बेंजीन का वेपर प्रेशर की क्वांटिटी ज्यादा आ रही होगी, इसका मतलब बेंजीन के पार्टिकल टोल्यूइन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होंगे वेपर फेज में, तभी वेपर प्रेशर ज्यादा दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये जो पॉइंट दिख रहा है मुझे, फोर्थ पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है, द वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि अभी मैंने जब इस चीज को आपको समझाया तो बातों बातों में यही डिकोड किया कि नहीं किया। तो फोर्थ ऑप्शन इज माय राइट आंसर कि वेपर प्रेशर बेंजीन का क्योंकि ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा बेंजीन इवोपरेट होगा और बेंजीन के नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर फेज में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। कोई डाउट, पक्की बात, चलो लिख लो। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए कि नहीं, बोलो बच्चों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, ये स्टेटमेंट हो गया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं लेके आता हूं, ठीक है। उसको जैसे फिर से अपन सॉल्व करेंगे। और देखो कल से कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं तुम्हारे सामने। नन ऑफ द ट्रिक्स में कोई यूज कर रहा हूं ना, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां थोड़ा बहुत सिंप्लिसिटी कर सकते हैं वो बता रहा हूं, बट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कटिंग तक तुम्हारे सामने कर रहा हूं और क्वेश्चन उतने टाइम पीरियड में सॉल्व हो रहा है। तो तुम लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा, प्रैक्टिस करते चलो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये जो बड़ी अच्छी लाइन है, बहुत पुरानी लाइन है, बट बहुत ही कारगर लाइन है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लेते हैं नया, और ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे अपने राउल्ट्स लॉ के लिए, फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ सॉल्यूशन हैज 1:4 molar
मिक्सचर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन ऑफ पेंटेन मतलब 5 कार्बन का चेन विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स एंड हेक्सेन इज व्हाट 6 कार्बन चेन विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन्स, दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन्स एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 mmHg and 440 mmHg of pentane C5H12 and 120 mmHg hexane C6H14. The mole fraction of pentane in vapor phase. भैया क्या पूछ लिया? The mole fraction of C5H12 in vapor phase. याद आया बच्चों कल के लेक्चर का लास्ट टॉपिक? यहीं पे तो खत्म किया था कि नहीं किया था? इसी पे ही खत्म किया था। आओ चलो इसी पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हर एक टॉपिक रिवाइज होगा, कमी किसी चीज की नहीं मिलेगी। आओ, तो हमें क्या दे रखा है? हमने कहा हमें दे रखा है एक तरीके से P0 मतलब पेंटेन, प्योर पेंटेन का कितना 440 mmHg और P0 हेक्सेन का दे रखा है 120 mmHg। ये दे रखा है बच्चों, ठीक है। और 1:4 का मोलर रेशियो दे रखा है, मतलब एक मोल, अगर मैं इसको डिकोड करूं तो मैं ये मान सकता हूं 1 मोल ऑफ पेंटेन इज मिक्स्ड विद 4 मोल्स ऑफ हेक्सेन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा 1:4 मोलर रेशियो का क्या मतलब है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे रीड कर सकता हूं कि 1 मोल ऑफ C5H12 is mixed with 4 mole of C6H14। ठीक है बेटा, तो देखो एक तरीके से जैसे ही मैंने इसको डिकोड किया मुझे दोनों मिक्सचर्स, दोनों जो आपके कंपोनेंट्स हैं, दोनों हाइड्रोकार्बन्स की मोल्स पता चल गए कि नहीं? इज दैट क्लियर? बताओ, कोई डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या है, वेपर फेज ऑफ पेंटेन अगर मुझे निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इन पेंटेन, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, पेंटेन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या है अपॉन टोटल, ये होता है। सिंपल है कि नहीं है? और अगर इसी तरीके से हेक्सेन का भी निकालना होता तो हेक्सेन का अपॉन पी टोटल, यही मेरा आंसर हो जाता कि नहीं हो जाता? तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं, करते हैं सॉल्व। तो मैंने कहा पी टोटल पीपी ये तो दोनों ही में नहीं पता, पेंटेन का सॉल्यूशन में भी वेपर प्रेशर नहीं पता और पेंटेन का टोटल वेपर प्रेशर भी हमको नहीं पता। तो मैंने कहा चलो बहुत बड़ी सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा P0P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P इन लिक्विड फेज अपॉन पेंटेन का प्लस सेम इसी तरीके से P0H इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। तो मैंने कहा आओ रखी जाए, 440 इंटू पेंटेन का क्या होगा मोल फ्रैक्शन 1/5 अपॉन 440 इंटू 1/5 प्लस 120 इंटू 4/5 हेक्सेन का ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हेक्सेन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स 40, फिर से आ गया 440, 88 टाइम्स हो गया। इधर से भी कितनी बार 88 टाइम्स, और 5 में 120 कितनी बार जाएगा, ठीक है 24 टाइम्स जाएगा। और 24 इंटू 4 कर लें तो हमारे पास क्या बन रही है 88 अपॉन 88 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 96, दैट इज 88 अपॉन 6 और 8 कितना हो गया 14, 9 और 8 17 1 18, 88 अपॉन 184 हो गया। तो आप ये देखो लगभग 50% के आसपास। चलो थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आप अपने हाथ चलाओ, जब तक मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ आप अपने हाथ चलाओ। तो 88 डिवाइडेड बाय 184, 0.47 mm इसमें दे रखा है, हाँ mm, सॉरी मोल फ्रैक्शन का कहीं बात की यूनिट, ओहो ये तो ब्लेंडर हो जाता। तो देखो 0.47 मोल फ्रैक्शन आ गया कि नहीं आ गया?
अब ध्यान से समझना बच्चों, मैंने यहां देखो सारी वैल्यू इसी फॉर्मूले में यहीं डाल दी और फिर सॉल्व किया। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ही करो, वरना इसको अलग कैलकुलेट कर लो, इसको अलग कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड करोगे पी टोटल आ जाएगा, सिर्फ एक एक वैल्यू को डिवाइड करना आपके लिए बचेगा। तो ये अब आपकी समझदारी है, आप किस चीज को फॉलो करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। चलो नोट डाउन करो अच्छे से। चलो बच्चों, आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलिए तो अब अपन अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं और आगे की बातें समझते हैं। चलो आ जाओ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर, अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने बोला था अपन शुरुआत में एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ तो एक आता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बट जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहां पर भी सेम जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट है उसी को एलिब्रेट करके एक कंक्लूजन तक पहुंचा गया है। तो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, मैं इसको अच्छे से उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी के साथ आपसे डिस्कस कर लूंगा, जिससे एक पंथ दो काम हो जाए अपने, अलग अलग आपको भी नोट्स में ना लिखना पड़े और जो उसकी मेजर इन्फो है वो एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, तो एक बार में आपका काम बन जाएगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अच्छा बीच में एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, दैट राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब देखो राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, इसमें पढ़ना क्या है? तो अगर हम देखा जाए तो हमें क्या मालूम है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर गैस पे लगेगा इट विल बी इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, चलो या मैं सिंपल सी बात बोलूं कि जितना ज्यादा प्रेशर किसी भी गैस पे लगाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो कि अभी हमने पढ़ के खत्म किया है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होगा कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए, या हमने जो 1 के रेशो है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में दोनों को जोड़ दो तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक। अब बात हो रही है स्पेशल केस, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि क्या कोई ऐसा केस हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जहां मैं हेनरी लॉ लगाऊं काम बन जाए और राउल्स लॉ लगाऊं काम बन जाए, दोनों से आंसर एक आ जाए? मैंने कहा बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा केस लेता हूं जहां मेरा सॉल्यूट बहुत वॉलेटाइल हो, वेरी वॉलेटाइल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस, ठीक है, और मेरा जो सॉल्वेंट हो वो नॉन वॉलेटाइल हो। अब देखो हम लोग अभी तक वाटर को वॉलेटाइल के, बट जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसमें CO2 गैस डिजॉल्व होती है तो वाटर थोड़ा ना इवोपरेट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर मान लेता हूं। अब आप खुद सोचो इस केस के अंदर, इस केस को अगर मैं देखूं हेनरी लॉ के नजर से, तो हेनरी लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर CO2 पे लगेगा इट विल बी इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। और अगर मैं इसको राउल्स लॉ की नजर से देखूं, किसकी नजर से देखूं? राउल्स लॉ की नजर से अगर मैं इसको देखूं तो आप क्या बोलोगे कि सर क्योंकि सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल है तो ये जो वेपर प्रेशर होगा ये वाला, ये सॉल्वेंट के थ्रू आ रहा है। भाई ये जो वेपर प्रेशर है किसका है? सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन में, और ये जो वेपर प्रेशर है ये किसका है? सॉल्यूट का है। तो सॉल्वेंट जब नॉन वॉलेटाइल होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में जीरो,
इसका कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में क्या होगा, 0। इसका मतलब जो सॉल्यूट वेपर प्रेशर लगा रहा है सॉल्यूशन में, वही तो फाइनल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। और सॉल्यूट कौन है, CO2। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर को PCO2 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ CO2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं। तो अगर आप इन दोनों केसेस को कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे, PCO2। अब देखो मैं एक एग्जांपल केस से लेके, हमेशा CO2 वाटर नहीं, और भी इस तरीके से आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट होना क्या चाहिए, सॉल्यूट शुड बी वेरी वोलेटाइल, सॉल्वेंट शुड बी नॉन वोलेटाइल। तो कंपेयर किया तो देखो CO2 कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन CO2 मोल फ्रैक्शन दोनों फॉर्मूले इक्वल हो गए कि नहीं। मतलब इस केस के लिए राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाऊं या फिर हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगाऊं, दोनों से मेरी बात एक ही बनेगी, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो जब भी कोई भी आपसे राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ पूछे, यू हैव टू एक्सप्लेन योर ईच एंड एवरी डाटा लाइक दिस। आया समझ में। अब आप कहीं पे भी देखोगे तो जब भी किसी भी कंपटीशन वाले बच्चों को, नीट जेईई वाले को, तो ये नहीं पढ़ाते, ये बोलते हैं बोर्ड्स में क्योंकि थियोरिटिकल है। अरे भैया आज के टाइम में असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब कुछ तो बन रहा है। तो हर एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं करेक्ट एनसीईआरटी को तरीके से डील करना, द राइट वे टू स्टडी द कॉन्सेप्ट वाया एनसीईआरटी बाय गोइंग लाइन टू लाइन, बाय गोइंग एज इट इज एज एनसीईआरटी इज सेइंग। यही आपकी बाइबल है। क्योंकि समझ में आ गई बात, चलो ठीक है, इसको लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉज करके आप लोग लिखो, मैं जब तक रब कर रहा हूं इसको। सो अब अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे किस चीज को, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को हम देखेंगे बेटा। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, तो हमने कहा हमने सॉल्यूशन को ना दो टाइप में बांट रखा है। एक है आइडियल सॉल्यूशन, एक है आइडियल सॉल्यूशन। अब भैया बोलो सर आइडियल सॉल्यूशन ये क्या है, तो मैंने कहा एक बात सुनो, हर वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को आंख बंद करके फॉलो कर दे, आंख बंद करके जो भैया एकदम चलता रहे, हाँ भैया राहुल भैया इधर तो इधर, इधर तो इधर कर दे, समझ में आई, वो आइडियल सॉल्यूशन है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सच सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट entire range of concentration, such a solution which follow Raoult's law at entire range of concentration, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये मेरे पास बॉटल है, अब इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, मैं इस सॉल्यूशन को लेके चल रहा हूं, मैं रात में घूम रहा हूं और मैंने बोला कि बताओ क्या ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। बोलोगे सर कैसे बता दें, भैया इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे राउल्ट्स के फॉर्मूले के थ्रू। तो एक्सपेरिमेंटली अगर इसका वेपर प्रेशर जो हम कैलकुलेट करें और राउल्ट्स के फॉर्मूले से अगर जो कैलकुलेट करें, दोनों का आंसर सेम आएगा तब तो बोल देंगे। बट मात्र देखने से कैसे बताएंगे कि ये आइडियल है कि नहीं है। तो मैंने एक काम करते हैं, एक और भी तो कुछ होना चाहिए कि जिससे आप कुछ तो इमेजिनेशन, भाई हाँ भैया आइडियल सॉल्यूशन की और प्रॉपर्टीज है और खास बात है, इसके बिहाफ पे भी इसको आइडियल बोल सकते हो, होना चाहिए। तो हमने कहा देखो अगर आप कभी भी सॉल्यूशन बनाओ और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वहां जीरो, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म होते वक्त ना तो हीट एनर्जी रिलीज करे ना ही एब्जॉर्ब करे, तो भी वो एक आइडियल सॉल्यूशन की खास बात कहलाती है। और अगर आपने इस काम को किया और वॉल्यूम चेंज भी जीरो है, तब भी वो क्या होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। आया समझ में बच्चों, वेरी गुड। अच्छा अब लगे हाथ इसके अंदर एक चीज बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन तो बन रहा है, तो केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कोई काम होगा या नहीं होगा, इस चीज को समझाने की जिम्मेदारी किसने उठाई, गिब्स बाबा ने। किसने उठाई,
गिब्स बाबा कहते हैं काम होगा तो हमारी वैल्यू नेगेटिव, काम होगा तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव। तो मैंने कहा काम हो रहा है, आइडियल सॉल्यूशन तो बन रहा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव। और अगर एंट्रोपी की बात हो, एंट्रोपी क्या होती है बच्चों? रैंडमनेस, फ्रीडम। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? आइडियल सॉल्यूशन। कोई डाउट? बहुत अच्छे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है इसका मतलब मैं जो आंसर P1 निकाल रहा हूं वो P1 नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 के इक्वल, P2 विल बी इक्वल टू P2 नॉट x2 और P टोटल P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 इसी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई राउल्स लॉ को फॉलो करा तो सब आंसर राउल्स लॉ के फॉर्मूले को वैलिडेशन दे दिया। अब इधर बात करें, हाँ तो मैंने कहा अच्छा राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो राउल्स लॉ का ग्राफ है, इसका मतलब जो राउल्स लॉ का ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिट्टो बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने कहा मोल फ्रैक्शन 1 तो इधर 0, x2 इधर 1 तो x1 इधर 0, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर में ग्राफ, तो देखो इसी तरीके से राउल्स लॉ का ग्राफ जो होता है वो भी इनके लिए बन जाएगा, डिट्टो मैच कर जाएगा। तो ये P1, ये P2, ये P टोटल, ये P1 नॉट, ये P2 नॉट, सब कुछ एज इट इज का एज इट इज छाप देने का, क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, अब अगर यही सारी बातें मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊं और करूं, तो देखो मान लेते हैं मेरे पास एक सॉल्यूट है A, इसको जब मैं एक सॉल्वेंट B के साथ ऐड कर रहा हूं तब जाके ये लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं AB। तो अगर जो सॉल्यूट होगा उसमें क्या होगा? AA इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन, सॉल्वेंट में क्या होगा? BB इंटरमॉलिक्यूलर, और AB में क्या होगा? A और B। यही तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन या राउल्स लॉ उन्हीं सॉल्यूशन पे वैलिडेट होगा जहां सॉल्यूट इस तरीके के, जहां पे ऐसे सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाए जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की और बनने वाले सॉल्यूशन की आपस में बराबर हो, तभी ऐसे इस पॉइंट पे बनने वाले सॉल्यूशन। एक्चुअली तो मेन मुद्दा ये है कि अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो ही आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, तो ही राउल्स लॉ फॉलो होगा। आया समझ में? मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का इक्वल होना चाहिए। कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। अब आती है बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं बेटा इनके एग्जाम्पल्स, वो होते हैं एग्जाम्पल्स। तो राउल्स लॉ के एग्जाम्पल को याद करने का बहुत आसान तरीका है, इसके एग्जाम्पल में बोलता हूं राइम करते हैं। क्या करते हैं? राइम। जैसे आओ देखो, N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन। तो देखो दोनों सुर में, जब बोलोगे सुर में तो सुर अगर सेम लग जाए मतलब राइम है, बेंजीन टोलुइन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक मिनट सॉरी सॉरी, ठीक है। तो N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सुर सेम लग रहे हैं मतलब राइम कर रहे हैं। तो ऐसा हर राइम करने वाला एग्जांपल, ठीक है बच्चों, ऐसा हर राइम करने वाला एग्जांपल आपका क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। आया समझ में? आइडियल सॉल्यूशन, हर एक चीज आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ये लिखी, जो चाहिए यही है। चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर जाके जेरोक्स निकाल के सामने चिपका लो जहां पढ़ते हो। आइडियल सॉल्यूशन में इससे ज्यादा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो ठीक, तो आप लोग पॉज करो और इसको लिखो पूरा अच्छे से, और मैं इसको रब करता हूं। चलिए अब अपन किसकी बात करेंगे? सेकंड, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल तो मैं क्या बोलूं? सच सॉल्यूशन विच, मैंने कहा यहां ज्यादा मेरे को डू नॉट और ऐसे लगा के कर देता हूं फॉलो,
राउल्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन क्या बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर वही बात, क्या इन प्रॉपर्टी, भैया सारी प्रॉपर्टी में वेरिएशन, भैया यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगा नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज होगा नॉट इक्वल टू 0, और अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो गिव्स एनर्जी तो नेगेटिव ही होगी। और एंट्रोपी को ना भी थोड़ा साइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस निकलेंगे, उसके हिसाब से एंट्रोपी का अपन आंसर करेंगे। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो 2 ही केस हो सकता कि एक्सपेरिमेंटल तुम जो आंसर निकालो वेपर प्रेशर का, और राउल्स लॉ के फॉर्मूले से जो वेपर प्रेशर का आंसर है, या तो वेपर प्रेशर बड़ा आएगा या छोटा, यही तो हो सकता है। तो मैंने कहा केस 1 ऐसा भी तो हो सकता है कि वेपर प्रेशर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इसकी वैल्यू बड़ी आए उस वेपर प्रेशर से जो राउल्स का फॉर्मूला डिराइव कर रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल, तो अगर ऐसा होगा तब हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसका मतलब जो मैं आंसर वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो राउल्ट्स के फॉर्मूले से आने वाले आंसर किसे बड़े होंगे। क्या होंगे? बड़े होंगे। देखो इसी तरीके से चलेगा। आया समझ में? क्या होंगे? बड़े होंगे। और अगर ढंग से देखोगे तो क्या पता चलेगा और आपको कि डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा V भी ग्रेटर देन 0 होगा। किसी भी पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए उसकी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल का ये रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे। तो अगर ग्राफ देखा जाए, राउल्स लॉ से कंपेयर किया जाए तो ग्राफ P1 नॉट P2 नॉट ऐसे x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ग्राफ बनता हुआ। तो मैंने कहा ये राउल्स लॉ से जो आंसर आ रहा है तो मेरे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से बड़ा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ऐसे ही जो सॉल्वेंट का P2 नॉट x2 राउल्ट से आंसर आ रहा है, मेरा यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और जो मेरा P टोटल है जो कि P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से आ रहा है तो मेरा ओवरऑल P टोटल भी क्या होगा? बड़ा होगा क्योंकि सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आया समझ में? बोलो, कोई डाउट? बहुत अच्छे। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि मेरा जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, कैलकुलेटेड, ठीक है, वो अगर छोटा हो उस वेपर प्रेशर से जो राउल्स के फॉर्मूले से आ रहा हो तो क्या बोलोगे? तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ दिखा रहा है। मैंने कहा अच्छा ये दिखा रहा है, इसका मतलब राउल्ट से आने वाले जो P1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? P1 नॉट x1 राउल्ट्स का फॉर्मूले से आने वाला आंसर बड़ा होगा और प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर सॉल्यूट का सॉल्यूशन में कम होगा। P2 से बड़ा P2 नॉट x2 होगा और P टोटल से बड़ा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 होगा। और अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात की जाए तो डेल्टा H नेगेटिव है, सब नेगेटिव, डेल्टा V नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव, सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी इसके लिए नेगेटिव ही होंगे। आया समझ में? कोई डाउट? बहुत अच्छे। अब ग्राफ, तो राउल्स लॉ के कंपैरिजन में ग्राफ बनाएंगे। अगर राउल्स लॉ के
कंपैरिजन में ग्राफ अगर इधर बना दें तो क्या होगा, देखो भैया ये तो राउल्स लॉ का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, राउल्स लॉ का। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, p1 नॉट p2 नॉट, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो रहा है कि भैया राउल्ट से जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, p1 नॉट x1, p2 नॉट x2, p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट x2। और प्रैक्टिकली जो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, वो आंसर क्या है, छोटा। जैसे देखो ये मेरी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ये क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन। क्या शो कर रहे हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, p1, p2 और p टोटल। तो इस तरीके से देखो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का आपके सामने क्या आ चुका है, आपके सामने एक पूरा ब्यौरा आ चुका है, जिससे आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। थोड़ा थोड़ा और कुछ बच रहा है जिसको अपन देखते हैं, बट एक मोटा मोटा हिसाब किताब आपके सामने विद कंपैरिजन, इस साइड पॉजिटिव डेविएशन, इस साइड नेगेटिव डेविएशन, दोनों ग्राफ के साथ आपको बता दिया। चलें आगे बढ़े, बहुत अच्छा। चलिए तो मैं इसको रब करता हूं, थोड़ी सी जगह बनाई जाए, ठीक है। तो जगह अपन इधर बना लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस आपका रहने देता हूं, ठीक है। चलो तो जगह इधर बनाएंगे अब, ठीक है। तो देखो पॉइंट तो मैं इधर लिख रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन। अगर कोई आपसे पूछे पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है, ऐसा क्या हो गया कि सॉल्यूशन को राउल्स लॉ को धोखा देना पड़ा और नॉन आइडियल की कैटेगरी में जाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया, तो हम यहां ऐसे बोलते हैं कि होता यह है कि आपका जो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के साथ मिलके सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर बनने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक निकले, बहुत ही वीक हो, मतलब मैं क्या बोलूं कि मेरा ए बी सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो, लेस हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये जल्दी टूटेगा, तो ज्यादा लोग वेपर फेज में जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब पॉजिटिव डेविएशन अकर, मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो गया। आया समझ में कि नहीं पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है। और इसी तरीके से हम नेगेटिव की बात कर लें, अगर नेगेटिव की बात कर लें कि नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, तो यहां पे क्या बताओगे, वहां ये कि भैया जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सोल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ ए बी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कि ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं क्या बोलूंगा, ये जो बॉन्ड है अगर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब जल्दी नहीं टूटेगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा कि पार्टिकल गोइंग इन वेपर फेज डिक्रीजेस। जैसे ही ये लोगों की गिनती घटी तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन अकर्स, तो तुरंत नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा कि नहीं। आया समझ में, कोई डाउट? बहुत अच्छे, चलो अच्छे से देखो सब कुछ कवर कर रहे हैं। अब बचा क्या, एग्जाम्पल्स। भैया इस टॉपिक का सब कुछ करता धरता सारा ज्ञान साइड में रह जाएगा अगर एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगे। इसलिए जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मिले, जहां भी प्रैक्टिस करो, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आंखों के सामने आए,
प्लीज गिव देम एज मच इंपॉर्टेंस जैसे बहुत बड़ा टॉपिक हो, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। सिंपल पूछ लेगा ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है क्या, ये इनमें से पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन का कौन सा है, तो उड़ा देते हैं ये सीधी सीधी बातें ही, समझ में आए। और हम कहते हैं अरे इतना आसान पेपर बना, हम कुछ कर ना पाए। पर सर कैसे कर पाओगे जब तुम्हें बातें याद नहीं होंगी, या आया समझ में? तो आओ एग्जाम्पल देखें, ठीक है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो देखो पॉजिटिव डेविएशन का सबसे मेन एग्जांपल जो है, पॉजिटिव डेविएशन का जो सबसे मेन एग्जांपल है जो आपको याद ही रखना है वो है इथेनॉल प्लस वाटर। ये एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और भी है, और नेगेटिव डेविएशन का आपको जो एग्जांपल याद रखना है वो है HNO3 प्लस वाटर। ये जो एग्जाम्पल है ये तो आपको बेटा याद ही रखने हैं, समझ में आई बात? ठीक है, तो और एग्जाम्पल भी लाता हूं, 2 मिनट आप लिखो, पानी पी लेता हूं जब तक और एग्जाम्पल फिर आपको लिखवाता हूं। चलो, तो और एग्जांपल अपन क्या देख सकते हैं? पानी पी लिया अपन ने। अब एसीटोन प्लस इथेनॉल, और इधर आपका एसीटोन प्लस एनिलीन। इसका और देख सकते हो जैसे एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आपको समझ में आ जाए। तो आज का जो बेटा अपना पूरा कंटेंट है, आज अपन ने अच्छा खासा कंटेंट कवर कर लिया। हमने राउल्ट्स लॉ के एग्जांपल देख लिया, राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया अपन ने 4-5। उसके बाद हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ एक दूसरे के स्पेशल केसेस कैसे, उसको अच्छे से जस्टिफाई कर लिया। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को इन डेप्थ अच्छे से पूरा पढ़ लिया विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब अपन एंड ऑफ द चैप्टर की तरफ चल रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अपनी है उसको पढ़ेंगे। तो 2 या 3 लेक्चर में आई थिंक हमारा पूरा समराइज हो जाएगा सारा ज्ञान। और उसके बाद हमारा एक जो पूरा लास्ट लेक्चर होगा, जब पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ फुल्ली ऑफ क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरीके के शुरू से लेकर एंड तक क्या करेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने आपको उसको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, तो वो आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का जब हम उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबको पता है क्या करना है, मौज मस्ती करो, जो पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं। चलिए बाय बाय। और प्लीज अगर कंटेंट अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय।